Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... Hello dear student, how are you? I am Arvind Arna. Welcome to you in my online platform. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का जो सिद्धांत पढ़ा था हमने कूलाम के नियम में, उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? दिए गए चित्र में 2 माइक्रो कूलाम के आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है? 2 माइक्रो कूलाम पर आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अध्यारोपण के सिद्धांत में ये भी इस पर 2 माइक्रो कूलाम पर बल लगाएगा और ये 4 माइक्रो कूलाम भी इस पर बल लगाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इस पर बल लगेगा कितना। तो सबसे पहले 3 माइक्रो कूलाम और 2 माइक्रो कूलाम के मध्य बल, तो ये समान, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, इधर की तरफ ये धक्का देगा और ये बल हो जाएगा तुम्हारा कितना? F बल। फिर देखो ये 4 माइक्रो कूलाम इस 2 माइक्रो कूलाम पर फिर से बल लगाएगा और ये भी इसको धक्का देगा, तो ये इधर पर बल लगाएगा आपका F2। तब हम क्या करते हैं पहले, अब ये 4 है ये भी 4 है ये भी 4 है, तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण बनेगा आपका 60 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम लिखेंगे 3 माइक्रो कूलाम एवं 2 माइक्रो कूलाम के मध्य बल। सॉल्यूशन लिखेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे? 3 माइक्रो कूलाम एवं 2 माइक्रो कूलाम आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल। बात समझ आ रही है? सबसे पहले हमको क्या करना है? इन दोनों के बीच में बल ज्ञात करना है, फिर इन दोनों के बीच में बल ज्ञात करना है। क्योंकि ये 2 माइक्रो कूलाम पर हमको कुल बल ज्ञात करना है, तो इस 2 माइक्रो कूलाम पे ये 3 माइक्रो कूलाम भी बल लगाएगा और ये 4 माइक्रो कूलाम भी इस पर बल लगाएगा। तो इन दोनों के मध्य बल कितना कार्य करेगा? तो हमने लिखा F1 बराबर, इसको हमने कह दिया Q1, इसको हमने कह दिया Q2 और इसको कह दिया हमने Q3। ठीक है? तो देखिए F1 बराबर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप सॉल्व करें इसको तो हम लिखेंगे F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 इनटू Q1 कितना है आपके पास? 3 माइक्रो कूलाम, तो हम लिख पाएंगे 3 × 10 की पावर -6। Q2 कितना है? 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 × 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब क्या है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर। अब देखिए आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या? F1 = 9 × 10 की पावर 9 × 6 × 10 की पावर -12 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये आ जाएगा -4। ठीक है? अब आप इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 10 की पावर कितना आ जाएगा? -8 और ये -8 इससे कैंसिल किया तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 10। ठीक है? अब आप इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स 8 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो आपका बना F1 बराबर 9 × 10 × 3 अपॉन क्या? 8। फिर से 2 से कैंसिल कर दें तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। ये जाएगा 9 × 3 × 5 अपॉन 4 न्यूटन। और अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखें इसको तो 135 अपॉन 4 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि 45 और ये जाएगा आपका 135/4। F1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसी प्रकार ये F1 कैलकुलेट हो गया तो हम क्या लिखेंगे? सिमिलरली इसी प्रकार हम कह पाएंगे क्या?
इसी प्रकार क्या कहेंगे, 4 माइक्रोकूलम एवं 2 माइक्रोकूलम आवेशों के मध्य बल, इनके बीच में अगर हम बल ज्ञात करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जाएगा क्या, Q2 Q3 अपॉन R²। ठीक है, वैल्यू रखते हैं इसकी, वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 बनेगा। Q2 आपके पास 2 माइक्रोकूलम है तो 2 इंटू 10 की पावर -6, Q3 4 माइक्रोकूलम है 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R²। R का मतलब आप क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा F2 इज इक्वल टू, क्या बनेगा, F2 इज इक्वल टू, आप इसको लिख पाएंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 10 की पावर -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। अब -4 से इसको हमने कैंसिल कर दिया तो 10 की पावर -8 रहेगी, -8 से इसको कैंसिल किया तो 10 बचा और 4 को इससे कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपका F1 की जो वैल्यू आई है वो F1 आया है आपका कितना, 135/4। ये आया है आपके पास क्या, F1। और F2 कितना आया है, तो F2 को आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं F2 की वैल्यू। तो देखिए अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो F2 आपके पास फाइनली बनेगा, F2 जो है, F2 कितना रह गया, तो F2 आपके पास बनेगा यहाँ पे F2 इज इक्वल टू 9, F2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 9 इंटू 10 इंटू 2, 9 इंटू 10 इंटू 2 और अपॉन में 4। ठीक है, ये 9 10 2 अपॉन में 4 कैंसिल कर दो तो 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल करो तो 5 बार, तो ये जाएगा 45 न्यूटन। ये F2 की वैल्यू आ गई। अब F1 और F2 के बीच में परिणामी बल, तो 2 माइक्रोकूलम पर लगने वाला परिणामी बल, तो इसके दोनों के बीच में परिणामी बल कैसे कार्य करेगा, तो इन दोनों के बीच परिणामी बल कुछ ऐसे आएगा। ये रिजल्टेंट हो गया, दोनों के बीच में परिणामी हो गया, इसको हमने F कह दिया, ये इसको ज्वाइन करवा दिया और इसको ज्वाइन करवा दिया। तो परिणामी कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, दो सदिशों के बीच परिणामी का सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। या हम ऐसे कह सकते हैं F1² प्लस F2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू रख लेते हैं सभी की। F1 की वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगी क्या, 135/4 इसका स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू रखेंगे तो 45 इसका भी स्क्वायर प्लस 2 F1 की वैल्यू क्या है, 135/4 इंटू 45 और cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, cos 60 डिग्री, cos 60 है। अब cos 60 की वैल्यू होती है यहाँ पे आपकी कितनी, 1/2, 1/2। तो हमने लिखा F इज इक्वल टू √, इसका भाग लगा दें, भाग लगाएंगे तो 4 से जाएगा 3 बार, यह 12 और ये जाएगा फिर से 3 बार। अब कितना रह गया, 4 तिया 12, 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28, इसका स्क्वायर कर देंगे 33.7 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जाएगा 33.75, ऐसे कर लें पूरा 33.75 और यह जाएगा इंटू 45
और इंटू ये 2 था और 60 का मान होता है आपका 1/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इसका स्क्वायर करना है और सॉल्व कर देना। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, है ना। ये आपको इतनी टफ कैलकुलेशन पेपर में मिलेगी नहीं, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो इजी वैल्यू होगी थोड़ी सी। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे इसका सॉल्यूशन बनेगा f इज इक्वल टू अंडर रूट, f इज इक्वल टू रूट। अब आप इसका स्क्वायर करें, इसका 33.75, ये 2 बार लिखा हुआ है 33.75, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने पर आपका बनेगा 25, 2, 35, 37, 3 हो गया है 15। मतलब टोटल ओवरऑल आपको ये कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी उसको आपको रूट सॉल्व कर देना है, ठीक है। जैसे अगर हम 45 का स्क्वायर करते हैं या इस 33.75 का स्क्वायर करते हैं, चलो कर ही लेते हैं। यहाँ पे 33.75 इंटू 33.75, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 25, 7 पंजे 35, 36, 37, 3 आ जाएगा, 15 और 3 18, 1 15 और 1 16, ये बनेगा आपका। फिर देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 7 पंजे 35, 3 49 और 3 52, 5 बनेगा, 7 या 21 और 5 26 हो जाएगा, 2 7 या 21, 22 23, ठीक है। इसके बाद 15, 1 21 और 1 22, 2 9 2 11, 1 9 और 1 10। सेम मैनर में आप इससे भी लिख देंगे 5 2 1 0 1, ये फाइनल आएगा 5 7 5 12, 1 10 15 और 1 16, 1, ठीक है। 6 6 12, 18 और 2 20, 2 फिर आ जाएगा 4 5 5 और 7 और 2 9, ठीक है। फिर आ जाएगा ये 3 1 1 1 2 3 4 के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 4 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख दें 1139, जिससे थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाए। डेसिमल की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि अगर आप राउंड ऑफ भी करोगे तो 0.1 आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कैलकुलेशन, लगभग गणना कर रहे हैं। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो 5 25 20 25 इसका आ जाएगा स्क्वायर करने पे, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लें एक बार, और फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल आपकी जो वैल्यू आएगी, देखिए फाइनल वैल्यू क्या बनेगी। इसका और इसका मल्टीप्लाई करें तो 33.75 इंटू 45, मल्टीप्लाई करें तो 25 2 7 पंजे 35 36 37, 3 रह गया और 5 दिया 15 और 3 18, 1 5 दिया 15 और 1 16, 4 पंजे 20, 2 28, 28 और 2 30, 3 बचा, 4 दिया 12 और 3 15 हो जाएगा, 1 4 दिया 12 और 1 13। तो ये जाएगा आपका कितना 5 7 8, और ये जाएगा 6 और 5 11, 1 4 और 1 5 5, तो 2 के बाद ये जाएगा 15 18.75, तो प्लस 15 18.75। अब इसको सबको जोड़ दें और इसका रूट सॉल्व कर दें, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो देखिए सबको जोड़ देते हैं, 20 25 1139 और यह जाएगा 15 18.75। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 0.75 पहले रह जाएगा, और 17 और 9 और 5 14 और 14 और 8 22 हो जाएगा, 2 बचा, 5 6 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 2 8 हो गया, और यह जाएगा 6 और यह जाएगा 4। तो आपने फाइनल वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या कैलकुलेट कर ली, आपने कैलकुलेट कर ली रूट में 4682.75, ठीक है। इसका हमको रूट सॉल्व कर लेना है, तो इसका रूट आएगा आपका। रूट कैसे सॉल्व करते हैं आपको एक बार सारी वैल्यू बता देते हैं। 4682.75, इसमें 2 2 के पेयर बनते हैं, तो 6 से जाएगा पहले 36 36 हो जाएगा, ये 0 बचा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 6 तो 12, अगला पेयर ले लिया 82 जैसे आप लिखेंगे तो यह जाएगा 8 टाइम्स
तो 4 6 बच गया, 16 6 22, 2 बच गया, पूरा 22 आ जाएगा, और ये 8। तो ये काफी ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो 64 6 16 और 6 22, ठीक है, तो ज्यादा हो गया। हम ऐसा करते हैं 1 2 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 9 6 3, ये काफी कम रह गया। फिर हम इसको थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, 25 से कर ले, 5 से कर लेंगे, 5 से करेंगे तो 25 2 5 दूनी 10 2 12, ठीक है, सॉरी 1 to 8 इंटू 8, 64 6 16 6 22, 2 8 और 2 10, ये आ जाएगा आपका 8 टाइम्स, 10 2 4, ये आ जाएगा 8, ठीक है, और 7 और 5 12, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 16 3 136। अब पॉइंट लगा दिया, 8 बार गया, पॉइंट लगा के ये 75 लिख देंगे। अब देखिए आप कि ये अप्रोक्सीमेट 4, तो हमने जो फोर्स की वैल्यू है वो लगभग कितनी कैलकुलेट कर ली, 68.4 न्यूटन, लगभग इतना आ जाएगा, लगभग बता रहा हूं, आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किए, यहाँ पे हमने लगभग 68.4 न्यूटन आपका रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, दोनों हम डिस्कस करते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये दोनों ही एनसीईआरटी का पहले एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करेंगे कि आपको 3 आवेश दिए गए हैं, प्रत्येक स्मॉल क्यूब। दिए गए चित्र में एग्जांपल लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, दिए गए चित्र में त्रिभुज के केंद्र पर स्थित कैपिटल क्यू आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। केंद्र पर जो बल लगेगा उसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। देखिए चित्र ये दिया गया है, फिर से आपको एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसमें एक त्रिभुज दिया गया है, कैसा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज दिया गया है फिर से आपको, और समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर जो बल लगेगा उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये Q1 है आपके पास, ये Q है, ये Q2 है, ये भी Q के बराबर है, और ये Q3 है, ये भी Q के बराबर है। ये त्रिभुज का केंद्र हो गया, इस पर एक कैपिटल Q आवेश रखा हुआ है, इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। देखिए हम नाम दे देते हैं A, ये B और ये C। अब अगर आपको केंद्र पर बल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस चाहिए, दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, ये वाली। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, समद्विभाजक बना दिया, लंबवत खींच दिया। ये लंबाई की बात करें तो ये L है, ये भी L है, और ये टोटल भी L है, ये सभी L है। तो समबाहु त्रिभुज हो गया, तो हमने यहाँ पे एक लंब समद्विभाजक बना दिया, ये बिंदु D हो गया। अब अगर आपका ये बिंदु D है तो हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिया, कैसे, ये लंब है तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, पहले आपको डायग्राम इतना ही दिया था, अब हमने ये लंब समद्विभाजक बना दिया। तो अगर ये लंब समद्विभाजक है तो 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये 30 डिग्री बनेगा और बगल वाला भी 30 डिग्री बनेगा। तो हमने समकोण त्रिभुज लिया है ADC में। ठीक है, सबसे पहले ये डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखेंगे समकोण त्रिभुज लंब समद्विभाजक बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ADC में। ये एक समकोण त्रिभुज ले लिया, कौन सा समकोण त्रिभुज लिया है, ADC में। अगर हम समकोण त्रिभुज ADC की बात करेंगे तो ये कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे cos थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि cos थीटा का मान कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री है,
कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो आधार क्या बनेगा, ये बनेगा एडी। तो आधार हो गया एडी और कर्ण कितना हो गया, कर्ण बनेगा एसी, कर्ण बनेगा एसी। अब एडी की अगर हम बात करें तो ये एडी हमको पता नहीं है, लेकिन एसी तो पता है, एसी कितना है एल। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इक्वल टू एडी बाय एल। इसके अंदर गुणा कर देंगे तो एडी का मान आ जाएगा आपका कितना, √3/2 एल। एडी आ गया, लेकिन हमको एडी नहीं चाहिए था, हमको तो एओ चाहिए। तो अगर आप बात करें कि इस बिंदु O पर आपको ज्ञात करना है, तो ये दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी और ये भी दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। अब समबाहु त्रिभुज है तो सिमेट्री से ये सेम होनी चाहिए, तो हम कह देंगे सममिति से सिमेट्री से क्या कहेंगे, सममिति से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो OA है वो बराबर होगा OB के और ये बराबर होगा OC के, और ये किसके क्या कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2/, ये किस अनुपात में इसको बांटेगा, ये जो आपने बनाया है ये किस अनुपात में बांटेगा, तो ये बांटेगा 2/3 ऑफ एडी, ये बराबर आएगा। सिमेट्री से या सिंपल आप एओ का मान ज्ञात कर लें पहले, फिर हम सिमेट्री से बराबर कर देंगे। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या एओ जो है वो बराबर है 2/3 एडी के, तो हमने लिखा 2/3 एडी क्या होता है, √3/2 एल। अब अगर आप 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, √3 से ये कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा 1/√3 इंटू एल। तब सममिति से कह सकते हैं आप, सिमेट्री से कह सकते हैं, सममिति से हम ऐसे लिख सकते हैं सिमेट्री से क्या, कि OA जो है वो बराबर होगा OB के, बराबर होगा OC के, और इसको आप क्या लिख सकते हो 1/√3 एल लिख सकते हैं। वैसे आवश्यकता नहीं थी, अगर आप मैथमेटिक्स आपकी थोड़ी सी भी बढ़िया है तो आपको डायरेक्ट पता होता है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, a/√3 या l/√3। अब आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद आगे अगर हम सॉल्व करेंगे इसके बाद, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, इसमें लगने वाला कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो सीखते हैं कि कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला बल कैसे आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, तो ये Q1 द्वारा इस पर बल लगेगा, तो इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, दूर की तरफ धक्का देगा ऐसे, ये हमने कह दिया बल हो गया F1। ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो हमने कह दिया ये बल हो गया F2, और ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये हमने कह दिया ये बल हो गया आपके पास F3। ये तीनों बल हो गए। अब सिमेट्री से हमने देखा, सममिति से देखा, ये l/√3 l/√3 l/√3। आवेश की बात करें, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, स्मॉल q कैपिटल Q, तो बल भी समान होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय सिमेट्री, सममिति से हम क्या कह सकते हैं कि जो F1 है वो बराबर होगा किसके, F2 के, बराबर होगा F3 के। सूत्र क्या होगा, K Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। अगर ये आपस में बराबर है तो हमने इसको कह दिया F = K Q1 की जगह एक स्मॉल q, Q2 की जगह कैपिटल Q, और जो डिस्टेंस है वो है 1/√3 L। इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। जैसे आप इसका होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो स्मॉल q K स्मॉल q कैपिटल Q, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन इसको करेंगे तो 1/3 L² बन जाएगा। ये तीसरे बटे से हम ऊपर लिख पाएंगे, ऊपर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 3K स्मॉल q कैपिटल Q/L²। ये बल आ गए। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि ये 3 बल हैं, इनमें से कोई भी 2 बलों के बीच में परिणामी ज्ञात करना है, कोई भी 2 के बीच में। मान लो हम F1 और F2 के बीच में अगर इसका रिजल्टेंट, वही वापस से हमने पढ़ा था 11th क्लास में परिणामी बल ज्ञात करने का सूत्र, F1 और F2 के बीच में परिणामी जो आएगा वो कुछ इधर की तरफ आएगा, इसको मैंने FR कह दिया। ठीक है, कोई भी 2 के बीच में, जरूरी नहीं आप F1 और F2 के लिए निकालो, हम
F2 और F3 के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम F1 और F3 के बीच में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कहां कैलकुलेट करते हैं। तो ये F1 F2 F3 आ गया, उसको मैंने क्या मान लिया, कैपिटल F के बराबर मान लिया, माना, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि बल F1 एवं F2 के मध्य, बल F1 एवं F2 के मध्य परिणामी, F1 और F2 के बीच में हमको परिणामी ज्ञात करना है। तो जैसे ही आप परिणामी ज्ञात करेंगे तो ये आएगा FR इज इक्वल टू रूट, ये आ जाएगा आपका F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा। अब आप एक बात का ध्यान दें कि एक बल तो आपका इधर लग रहा है नीचे की तरफ, एक बल आपका इधर की तरफ लग रहा है और एक बल आपका इधर की तरफ लग रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये 120 डिग्री होता है ये एंगल, ध्यान दें ये 60 है तो सिमेट्री से ये क्या हो जाएगा, ये 120, ये भी 1, ये इन दोनों के बीच में, कोई भी दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा 120, इन दोनों के बीच में बनेगा 120, इन दोनों के बीच में भी बनेगा 120, ठीक है। तो ये 120 डिग्री बना, ये आपका F1 था और ये आपका F2 था और ये आपका F3 था, ये तीनों कोण 120 120 120 होंगे। तो फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि F1 स्क्वायर, F1 का मतलब F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F cos 120, यह जाएगा, ठीक है। सिमेट्री से हम इतना लिख पाए। अब आप समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा और रह गया ये, फाइनली क्या बनाएंगे हम इसको। तो देखिए आगे अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा FR इज इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 होता है, माइनस का 1/2, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बना, ये बन जाएगा रूट में F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रूट में F स्क्वायर, रूट सॉल्व करेंगे तो सिंपल F का मतलब क्या हो सकता है, F का मतलब होता है FR इक्वल टू 3K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर, ये हो गया इसका मतलब। अच्छा जी, तो हमको F1 F2 F3 पता चल गए और आपको FR पता चल गया। अब F3 और F रिजल्टेंट, F3 और F रिजल्टेंट दोनों की दिशाएं कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। F3 और F रिजल्टेंट दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, विपरीत हैं तो हम कह देंगे कि कैपिटल Q आवेश पर परिणामी बल, ये तो F1 और F2 के बीच में परिणामी बल ज्ञात किया था। अब हम क्या कहेंगे, कैपिटल Q आवेश पर परिणामी बल, कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल, कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, इस पर परिणामी बल ज्ञात करें तो F नेट कह दिया हमने, F नेट ये दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो हमको पता है सदिश में अगर दिशा विपरीत है तो घटा देते हैं, F3 माइनस FR, ये F3 इधर है और FR इधर है और सदिश में दिशाएं अगर विपरीत हैं तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हमने घटा दिया, अब घटाया तो F3 की वैल्यू हमको पता है कि क्या होती है, 3K स्मॉल q कैपिटल Q बाय L स्क्वायर माइनस 3K स्मॉल q कैपिटल Q बाय L स्क्वायर, घटाएंगे तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा, परिणामी बल 0 आ जाएगा। मतलब हम क्या कहेंगे कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में ये समान आवेश रखे हैं और केंद्र बिंदु पर आपको परिणामी बल ज्ञात करना है तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा 0, कितना आएगा 0, ठीक है, क्या बात समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा और बाकी आपको होमवर्क में सॉल्व करके लाना है, ये सॉल्व करना है, देखते हैं आपका ये बनता है या नहीं। तो देखिए मैं समझा देता हूं एक बार आपको, क्या है दिए गए चित्र में, क्या है दिए गए चित्र में वर्ग के केंद्र पर स्थित, वर्ग के केंद्र पर, यहां पे त्रिभुज की जगह हम क्या कहेंगे, दिए गए चित्र में वर्ग
वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर, 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर देखिए, तो 1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। चित्र देता हूं मैं आपको। ये आपको एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, आपके पास एक वर्ग है। इस वर्ग के केंद्र पर यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं हम इसको। तो ये आपको एक वर्ग दिया गया है। इस वर्ग में ये आपका बिंदु A है, इसको मैंने QA कह दिया, इसको हमने QB कह दिया, इसको QC कह दिया और इसको QD कह दिया। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। QA आपके पास 2 माइक्रोकूलाम है, QB -5 माइक्रोकूलाम है, QC 2 माइक्रोकूलाम है और QD -5 माइक्रोकूलाम है। ये बिंदु A हो गया, इसको हमने B कह दिया, ये C हो गया, ये D हो गया। इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है, जिस पर हमको क्या करना है, बल ज्ञात करना है। अगर केंद्र पर स्थित है तो सिंपल सी बात है, आपको ये डिस्टेंस फिर से चाहिए। तो आपको पता है ये पूरा हम विकर्ण बना सकते हैं। ये वर्ग में वर्ग की भुजा दी गई है आपको A। चलिए A मान ली हमने, वर्ग की भुजा कितनी है A, या ऐसे करते हैं A बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 ले लेते हैं, A बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी आपको A बराबर 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस आपको पता नहीं है तो वैसे डायरेक्टली हमको पता होती है √2a होती है वैसे ये डिस्टेंस, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको a मान लें हम सभी को, तो हम एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पर बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करना कैसे। ये 90 डिग्री पर बनेगा, 90 डिग्री पर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसमें, ADC में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ADC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग मतलब AC² बराबर आधार का वर्ग मतलब A² प्लस लंब का वर्ग प्लस A²। AC को सॉल्व करेंगे तो √2a² बन जाएगा, मतलब फाइनल वैल्यू आएगी √2a। लेकिन हमको पूरी तो चाहिए नहीं, इसको हमने केंद्र मान लिया। तो अब ये केंद्र है तो ये मध्य बिंदु पर होता है। इसके वर्ग में भुजाएं बराबर है तो ये कहाँ होगा, मध्य बिंदु पर होगा। तो अगर मध्य बिंदु पर होगा तो हमने क्या किया, इसको इससे भी ज्वाइन करवा दिया। मध्य बिंदु पर होगा तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो OA है वो बराबर होगा OC के, वो भी बराबर होगा OD के और वो भी बराबर होगा OB के। और ये जाएगा कितना, AC/2 के बराबर होगा। AC कितना है, √2a/2। तो सॉल्व करेंगे तो a/√2 बन जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस आपको पता चल गई, a/√2 है, ये भी a/√2, ये भी a/√2 और ये भी a/√2। ठीक है, अब ये 2 माइक्रोकूलाम में से 1 माइक्रोकूलाम को ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, इस तरह से इधर की तरफ धक्का देगा। ये 2 भी इसको 1 को ऐसे प्रतिकर्षित करेगा इधर, ये 2 वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा तो यह जाएगा कितना, F। ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा तो यह जाएगा FC। अब एक बात ध्यान रखें कि जितना आपका 1 माइक्रोकूलाम है, ये 2 माइक्रोकूलाम है, ये a/√2 है, तो ये वाला FA और ये 2 माइक्रोकूलाम 1 माइक्रोकूलाम a/√2, तो FC दोनों बराबर आएंगे और दिशा विपरीत है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार से ये क्या करेगा, ये 1 माइक्रोकूलाम को -5 माइक्रोकूलाम अपनी तरफ खींचेगा, ये FB, और ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये FD। ठीक है, अब ये माइनस, ये 5 1 a/√2, 5 1 a/√2 माइनस नहीं लेना है क्योंकि हमने डायरेक्शन ली, तो
तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब परिणामी बल कितना आएगा 0। तो आपको ये सॉल्व करना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप उम्मीद करता हूँ जरूर सॉल्व करके लाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।